Hi everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. Today we are going to study social, political, economic and religious condition of 14th century. 1350 से लेकर के जो 1400 का टाइम पीरियड है इसे इंग्लिश लिटरेचर में 14th सेंचुरी कहा जाता है। हालांकि ये जो टाइम पीरियड है कहीं कहीं पे वैरी करता दिखता है। किसी किसी बुक में आपको 1330 से लेकर के 1400 का जो पीरियड है उसे द एज ऑफ चौसर या 14th सेंचुरी के नाम से दिखाया गया है। इस एज के जो प्रोमिनेंट राइटर थे वो जॉफ्री चौसर थे, इसलिए 14th सेंचुरी को द एज ऑफ चौसर के नाम से भी जाना जाता है। जब जॉफ्री चौसर का जन्म हुआ था तब इंग्लैंड में एडवर्ड द थर्ड का रूल था। इसके बाद रिचर्ड द सेकंड का रूल आया और फिर हेनरी द फिफ्थ का रूल आया और हेनरी द फिफ्थ के आने के 1 साल के बाद चौसर की डेथ हो गई थी। तो आप देख सकते हैं कि चौसर के पूरे लाइफ टाइम में 3 किंग्स बदले थे, तो ऑब्वियस है कि काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल और सोशल इंस्टेबिलिटी रही होगी। 14th सेंचुरी एक ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ पे पुरानी सोच की जगह नई सोच आ रही थी और रिनासा का भी इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा था। और जब आप 14th सेंचुरी को डिटेल में पढ़ोगे तो आपको फील होगा कि बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बहुत हद तक 16th सेंचुरी से मैच करता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सोशल कंडीशन, ये समझने की कोशिश करेंगे कि 14th सेंचुरी में सोसाइटी आखिर थी कैसी। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है फ्यूडलिज्म एंड सोशल हायरार्की। 14th सेंचुरी की सोसाइटी फ्यूडल सोसाइटी थी। फ्यूडलिज्म लैंड ओनरशिप का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो किंग्स होते हैं वो नोबल्स को ज़मीन देते थे और इसके बदले नोबल्स किंग को मिलिट्री सर्विसेज देते थे और लैंड पे काम करने वाले लोग को पीजेंट या सर्फ कहते थे। तो इस फ्यूडलिज्म के वजह से सोसाइटी में एक सोशल हायरार्की बन गया। सबसे ऊपर किंग्स होते थे, फिर नोबल्स आते थे और इसके नीचे आते थे पीजेंट्स और सर्फ। इस एज के जो प्रोमिनेंट राइटर थे यानी कि चौसर, उन्होंने अपने वर्क द कैंटरबरी टेल्स में बहुत ही अच्छे से सोशल क्लास को दिखाया है। उनके वर्क में जो कैरेक्टर है द नाइट, ये नोबल क्लास को रिप्रेजेंट करता है, द पार्टनर चर्च ऑफिशियल को रिप्रेजेंट करता है और द मीलर पीजेंट क्लास को रिप्रेजेंट करता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राइजिंग स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि इंग्लैंड के लोगों के अंदर इस वक्त में देशभक्ति का जुनून बढ़ गया था। पर ऐसा क्यों था? ये ऐसा इसलिए था क्योंकि ये पीरियड 100 ईयर्स ऑफ वॉर का था। इंग्लैंड अलग अलग नेशंस में वॉर कर रहा था और इसे विक्ट्री भी मिल रही थी। इंग्लैंड की जीत होती है सेरेसी और पॉइटियर्स पर। इंग्लैंड धीरे धीरे यूनाइटेड नेशन बनता चला जा रहा था और यही रीज़न था कि इंग्लैंड के लोगों के अंदर सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस और नेशनलिज्म का स्पिरिट आने लगा। फिर धीरे धीरे वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड पे जीत हासिल करने के बाद इंग्लैंड जो है वो एक कंप्लीट यूनाइटेड किंगडम बन चुका था उस वक्त तक के लिए। हडसन, जो कि एक क्रिटिक्स है, वो लिखते हैं, Strong in its newly established unity, England went forth on its career of foreign conquest in mood of buoyant courage, and every fresh triumph served to give further stimulus to national ambition and pride. हडसन कहते हैं इंग्लैंड एक न्यूली इस्टेब्लिश्ड कंट्री बन चुका था जो कि अपने फॉरेन कॉन्क्वेस्ट के करियर में काफ़ी करज से आगे बढ़ रहा था और हर एक नई जीत इंग्लैंड को एम्बिशन और प्राइड से भर रही थी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिसकंटेंट ऑफ पीपल। अब देखो, होता क्या है कि भले ही इंग्लैंड सारे वॉर को जीत रही थी, लेकिन जब भी किसी कंट्री में वॉर होती है तो सफ़र कॉमन लोग को करना पड़ता है। यही इंग्लैंड में भी हो रहा था। 100 ईयर्स वॉर के वजह से किंग ने टैक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया था। इंग्लैंड में सिचुएशन तब ज़्यादा बिगड़ जाती है जब इसी वक्त ग्रेट प्लेग आ जाता है, जिसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। ये प्लेग जब आया था तो चौसर उस वक्त सिर्फ 9 साल के थे। इस प्लेग के वजह से इंग्लैंड के आधे लोग मारे गए थे, लेबर की कमी हो गई थी और डिमांड जो था वो भी गिर गया था। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के प्राइस भी गिर गए थे और जो बचे कुचे लेबर थे उनकी प्राइस बढ़ चुकी थी, यानी कि अब वो ज़्यादा वेजेस की डिमांड करते थे काम करने के लिए। ऐसा कहा जाता था उस वक्त, द प्राइज ऑफ लेबर रोज एंड द प्राइज ऑफ ब्रेड फेल। जो वेजेस अर्नर थे वो उस वक्त दूसरे कंट्री माइग्रेट कर रहे थे। तो इस तरह से कंट्री में इंस्टेबिलिटी, इनडिसिप्लिन और लॉलेसनेस आ चुका था और कंट्री के सारे लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे। एक तरफ इंग्लैंड में आम लोग जो थे वो भूख से मर रहे थे
वहीं जो किंग्स थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट और लैविश लाइफ जी रहे थे। उनके करप्शन और एक्स्ट्रावेगेंस को राइटर्स और क्रिटिक्स जैसे कि वैट टेलर, जैक स्ट्रॉ और जॉन बुल ने लोगों को एक्सपोज करना शुरू कर दिया, और इसके वजह से 1381 में लोगों ने, स्पेशली पीजेंट क्लास ने, किंग के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया, जिसे द पीजेंट रिवॉल्ट ऑफ 1381 के नाम से जाना जाता है। और ये रिवॉल्यूशन पूरी इंग्लिश सोसाइटी के फाउंडेशन को हिला के रख देती है। अब ये देखो, जो रिवॉल्ट हुआ था ना, द पीजेंट्स रिवॉल्ट ऑफ 1381, इसका मेन रीज़न यही था कि पीजेंट्स पे काफ़ी ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया गया था, और साथ ही साथ इंग्लैंड का जो सिचुएशन था वो ब्लैक डेथ की वजह से ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो इसलिए रिवॉल्ट हुआ था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इमर्जिंग इंग्लिश नेशनल आइडेंटिटी। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो कि 1066 में हुई थी, उस टाइम से लेकर फर्स्ट हाफ ऑफ 14 सेंचुरी तक जो ऑफिशियल लैंग्वेज था इंग्लैंड का वो लैटिन या फ्रेंच थी। लेकिन 14 सेंचुरी के सेकेंड हाफ से इंग्लैंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नेशन बनता गया और इंग्लिश लैंग्वेज एक प्रोमिनेंट लैंग्वेज बन गई। चौसर ने भी लिखना स्टार्ट किया इंग्लिश में इंस्टेड ऑफ लैटिन और फ्रेंच, एंड दिस रेज द स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा सोशल कंडीशन ऑफ 14 सेंचुरी। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलीजियस कंडीशन ऑफ 14 सेंचुरी। 14 सेंचुरी में रोमन कैथोलिक चर्च का डोमिनेशन था। जो चर्च थी वो सिर्फ स्पिरिचुअल मैटर को ही कंट्रोल नहीं करती थी, बल्कि सोसाइटी के हर एक एस्पेक्ट पे चर्च और पोप का कंट्रोल था, जैसे कि मैरिज, एजुकेशन, जस्टिस और इनहेरिटेंस। इसके साथ साथ चर्च के जो लोग थे जैसे कि पोप और क्लर्जी, ये काफ़ी ज़्यादा करप्टेड थे। हडसन लिखते हैं, द ग्रेटर प्रीलेट्स हीप्ड up wealth and lived in a godless and worldly way. The rank and file of the clergy were ignorant and careless. The mendicant friars were notorious for their greed and profligacy. मतलब कि जो क्लर्जी और पोप थे वो काफ़ी ज़्यादा लाविश लाइफ जी रहे थे, काफ़ी इग्नोरेंट थे, काफ़ी केयरलेस थे, और इसके साथ साथ वो लोग काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी थे, जिनका सिर्फ और सिर्फ काम होता था धन और दौलत को जमा करके रखना। अब इस टाइम पे कुछ राइटर्स थे जैसे कि जॉन वाइक्लिफ, जिन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन के नाम से जाना जाते हैं, एंड सर्टेन पोइट्स लाइक लैंगलैंड और गोवर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों के सामने चर्च के करप्शन को एक्सपोज करना शुरू कर दिया एंड वांटेड टू रिवाइव और रीस्टोर द रियल क्रिश्चियनिटी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना रिफॉर्मेशन का, यानी कि सुधार का, यानी कि चर्च में सुधार लाने का जो कॉन्सेप्ट था, ये 14 सेंचुरी में ही स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन ये फुल फॉर्म में आपको 16 सेंचुरी में दिखने को मिलेगी, जिसे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। चौसर जो थे वॉज हिमसेल्फ नॉट अ रिफॉर्मिस्ट, लेकिन उनके वर्क के थ्रू ही ट्राइड टू क्रिटिकली प्रेजेंट एक्लिसियस्टिकल प्रैक्टिसेस। एक्लिसियस्टिकल प्रैक्टिसेस का मतलब होता है प्रैक्टिसेस विच आर रिलेटेड टू चर्च। चौसर ने अपने वर्क द कैंटरबरी टेल्स में द पार्टनर नाम के एक कैरेक्टर को दिखाया है जो कि चर्च ऑफिशियल को रिप्रेजेंट करता है, और द पार्टनर को काफ़ी ग्रिडी वे में प्रेजेंट किया गया है द कैंटरबरी टेल्स में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे द लोलार्ड मूवमेंट। चर्च के करप्शन को एक्सपोज करने के लिए एक मूवमेंट हुई जिसे द लोलार्ड मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। इस मूवमेंट को लीड करने वाले जॉन वाइक्लिफ थे। इस मूवमेंट के थ्रू चर्च के पॉलिटिकल पावर को कम करने की कोशिश की गई और बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया गया। पहले बाइबल लैटिन या फिर फ्रेंच में लिखा जाता था और ये चीज़ कॉमन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी, और पोप उसे अपने हिसाब से ट्रांसलेट करके लोगों को बताते थे। इसके साथ साथ लोलार्ड मूवमेंट ऑल्सो ट्राइड टू चैलेंज द वेल्थ एंड अथॉरिटी ऑफ द क्लर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ 14 सेंचुरी। इसमें हम लोग देखेंगे मोनार्की और उनके पावर स्ट्रगल को। चौसर के टाइम में रिचर्ड द सेकंड किंग थे जो अपने दादा एडवर्ड द थर्ड के मरने के बाद बने। रिचर्ड द सेकंड फेस्ड मेनी प्रॉब्लम इन हैंडलिंग हिज पीपल। इनकी अक्सर नोबल से कॉन्फ्लिक्ट हो जाती थी और इनका ऑटोक्रेटिक नेचर भी लोगों को पसंद नहीं आता था। रिचर्ड द सेकंड ने ही वॉर के टाइम पे टैक्सेशन बढ़ा दी थी एंड द रिजल्ट वॉज पीजेंट रिवॉल्ट ऑफ 1381। तो ऑल ओवर देखा जाए तो
पॉलिटिकल सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ 14th सेंचुरी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन। 14th सेंचुरी में इंग्लैंड रूरल एरिया से अर्बन एरिया बन रहा था, यानी कि टाउन और सिटीज़ बन रहे थे। ट्रेड और बिजनेस फ्लोरिश हो रहा था, जिसके वजह से इकोनॉमी अच्छी चल रही थी। और जैसे ही ट्रेड और बिजनेस आई, मतलब सोसाइटी में एक न्यू क्लास एस्टैब्लिश होने लगी, एंड दैट इज़ मर्चेंट क्लास और बुर्जुआजी क्लास। अब जब मर्चेंट क्लास आने लगी तो इसके वजह से जो फ्यूडल सिस्टम चला आ रहा था वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। इस उभरते मर्चेंट क्लास को चौसर ने अपने वर्क द कैंटरबरी टेल्स में अपने कैरेक्टर द मर्चेंट के थ्रू प्रेजेंट किया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमैनिज्म एंड द लिटरेचर ऑफ द एज। 14th सेंचुरी या कह लो द एज ऑफ चौसर को द एज ऑफ ट्रांजिशन के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांजिशन मतलब होता है बदलाव। मिडिवल सोच की जगह मॉडर्न स्पिरिट देखने को मिल रहा था। इस एज में रिनासा का भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था और ह्यूमैनिज्म भी देखने को मिल रहा था। अब ये ह्यूमैनिज्म क्या है? तो ह्यूमैनिज्म का सिंपल मतलब होता है ह्यूमन बीइंग और उसके पोटेंशियल को इम्पोर्टेंस देना रादर देन मिथ एंड सुपर नेचुरल थिंग्स। हडसन लिखते हैं, ecclesiastical ideas and the medieval habits of mind were still the controlling element in Chaucer's period, but their sway was now to some extent broken by the influx of a fresh and very different spirit। यानी कि जो रिलीजियस और पुरानी यानी कि जो मिडिवल सोच थी लोगों की वो अब भी थी। ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी, लेकिन बहुत हद तक कम हो गई थी क्योंकि लोगों के अंदर एक फ्रेश और डिफरेंट स्पिरिट देखने को मिल रहा था। बात करें लिटरेचर की तो लिटरेचर में भी काफ़ी इनोवेशन देखने को मिल रहा था। इंग्लिश पोइट्री लिखी जाने लगी, इंग्लिश प्रोज की शुरुआत हो गई, अलग अलग मीटर में लिटरेरी वर्क्स लिखे जाने लगे। इंग्लिश अब डायलेक्ट से एक नेशनल लैंग्वेज बन गया और पहली बार फ्री सेक्युलर स्पिरिट देखने को मिला इंग्लिश लिटरेचर में। एज ऑफ चौसर जो था ना वो अपने आप में एक मॉडर्न एज था और यही बात किटरेज नाम के एक क्रिटिक ने कहा। 14th सेंचुरी मीटिंग ग्राउंड था जहाँ पे मिडिवल और मॉडर्न, रिफॉर्मेशन और रिनासा, ओल्ड और न्यू का आमना सामना हो रहा था। ऑल ओवर 14th सेंचुरी एक रिमार्केबल एज था जहाँ पे चौसर जैसे राइटर्स ने अपना नाम बनाया। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अब एक चीज़ समझने की ज़रूरत वो ये है कि जब भी आप लोग आंसर लिखो सोशल पॉलिटिकल कंडीशन किसी भी एज का, तो डायरेक्ट सिर्फ सोशल पॉलिटिकल कंडीशन ही नहीं लिखना है बल्कि राइटर्स के वर्क का एग्जाम्पल भी देना है। जैसे कि मैंने इस वीडियो में चौसर, क्योंकि वो प्रोमिनेंट राइटर थे, तो उनके वर्क का एग्जाम्पल दे करके सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन को समझाने और समझने की कोशिश की है। ऑल्सो आप ये भी चीज़ समझने की कोशिश करो कि जब भी सोसाइटी में एक एस्पेक्ट पे कुछ भी होता है, जैसे कि सोसाइटी के अगर सोशल एस्पेक्ट में कुछ हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो सोशल एस्पेक्ट तक ही लिमिटेड हो, बल्कि उसका कनेक्शन पॉलिटिकल, रिलीजियस और इकोनॉमिक कंडीशन पे भी होता है। यानी कि एक सोसाइटी में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस कंडीशन जो है वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं और यही चीज़ 14th सेंचुरी में था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द